दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी एक बड़ी मजेदार सी कहानी, जू की एक रात। शाम के 6:30 बज रहे थे। सिविल लाइंस के किनारे बने चिड़ियाघर की टिकट खिड़की बंद हो चुकी थी। आमतौर पर 6:30 बजते ही जू के असिस्टेंट डायरेक्टर चौबे जी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठ के सर्र से निकल चुके होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज पूरे जू का माहौल कुछ बदला बदला सा था। जिस अधिकारी को देखो बदहवास सा इधर उधर दौड़ रहा था। अरे शायद किसी मंत्री का दौरा हो रहा था। तभी तो सभी जानवरों के बाड़ों की चकाचक सफाई की गई थी। शेर की मांद के चारों तरफ भरे पानी को भी बदल दिया गया था। बंदरों को खाने के लिए बहुत दिनों बाद अमरूद मिले थे। हिरणों के बाड़ों में उगाए जंगली पौधों की छटाई कर दी गई थी। और तो और जिराफ तक को नहला दिया गया था। 51 साल के चौबे साहब, जिनका प्रमोशन इसी मंत्री के दौरे पर निर्भर था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जू के क्यूरेटर अंसारी साहब और बाकी अधिकारियों को एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए बुला लिया था। हाँ भाई, देखिए, कल कोई चूक नहीं चाहिए मुझे। हाँ, कल कोई चूक नहीं चाहिए। मंत्री जी पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। हाँ, समझ गए? उन्होंने कहा तो सभी अधिकारियों ने यस सर में सर हिला दिया। चौबे जी आदमी नेक थे, दोस्ताना मिजाज थे। अरे बस ये समझ लीजिए कि करप्शन को अगर बुराई ना माना जाए तो वो आदमी बिल्कुल हीरा था, हीरा। जी हाँ, ये एक थोड़ी सी कमी तो हाँ थी उनमें, थी। पूरे जू में ऐसा कोई जानवर नहीं था जिसको उसकी पूरी और असली डाइट दी जाती हो। जैसे शेर के लिए निर्धारित आहार था मटन, लेकिन चौबे जी चिकन से काम चलवा देते थे। हैं? सस्ता जो पड़ता था। चिंपैंजी के लिए सर्दियों में बादाम का जो फंड आता था, उससे मूंगफली खिलवा देते थे। हुक्कू बंदर के लिए अमरूद की क्वालिटी खराब वाली मंगवाते थे। और तो और अपने निचले अधिकारी अंसारी साहब से कह के हाथियों के लिए रोजाना 200 किलो गन्ना में आधी तो घास फूस मिला देते थे। जब अंसारी साहब उनसे कहते थे कि सर देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए, तो चौबे जी मुस्कुरा के कहते, अरे काहे की दिक्कत भाई, ये हाथी घोड़ा जाके बता देंगे किसी को। टेंशन न लो अंसारी। है उस रात चौबे जी घर नहीं गए। जू के अंदर जो उनको सरकारी क्वार्टर मिला था उसी में ठहर गए, ताकि सुबह जल्दी उठकर बाकी के इंतजाम भी देख लें। वो क्वार्टर खाली ही रहता था, क्योंकि पति पत्नी की जिद पे उन्होंने शहर के बीचों बीच एक आलीशान मकान खरीद लिया था। चौबे जी चादर तान के लेटे तो नजर सामने की दीवार पे सजे पूजा घर पे पड़ी, जिसपे कई भगवानों की मूर्ति और तस्वीरें थीं। उन पे धूल जमी थी। जमाने से साफ सफाई भी कहाँ हुई थी। चौबे जी उस पूजा घर को गौर से देखते हुए कुछ देर किसी सोच में पड़े रहे और फिर उनको नींद आ गई। वो खर्राटे भर ही रहे थे कि दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई। चौबे जी, अरे चौबे जी! वो भड़बड़ा के उठे। कलाई घड़ी में वक्त देखा तो 3:30। अरे भाई कौन है? उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि जू के हेड सिक्योरिटी अफसर कौशिक साहब हाँफ रहे हैं। क्या हुआ? उन्होंने पूछा तो कौशिक साहब बोले, चौबे सर, वो जानवर बोल रहे हैं। कौशिक जी ने कहा, सर आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सर जानवर बोल रहे हैं सर। ऊँगते हुए चौबे जी की आंखें गुस्से में फैल गईं। कौशिक, तुमसे कितनी बार कहा है कि ड्यूटी के वक्त नशा मत किया करो। कल इतना खास दिन है और आज तुमको मस्करी सूझ रही है। कौशिक जी बोले, सर आप खुद चल के देख लें सर, आइए मेरे साथ सर। चौबे जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खैर टॉर्च लेके वो कौशिक जी के साथ निकल पड़े। कौशिक आगे, चौबे जी पीछे। वो बड़बड़ाते भी जा रहे थे। कौशिक जी चिंपैंजी के बाड़े के पास जाके रुक गए। बोले, सर ये अब्बी बोल रहा था सर। चौबे जी ने चिंपैंजी के मुंह पे टॉर्च की रोशनी डाली। वो आहिस्ता आहिस्ता सलाखों के करीब आ रहा था।
चौबे जी कौशिक को देखते हुए गुस्से में बोले, अरे तो जानवर है, मिट्टी का थोड़े है कि बोलेगा नहीं है? खैलाओ चौबे जी। तभी वहां एक भारी सी आवाज गूंजी। चौबे जी घबरा गए। कौशिक पीछे हट गया। चौबे जी ने गौर से देखा तो ये आवाज चिंपैंजी के पास से ही आ रही थी। उन्होंने फिर से देखा तो हैरान रह गए। ये तो चिंपैंजी ही बोल रहा था। हेलो चौबे जी, हाउ आर यू? चौबे जी का सर घूमने लगा। अरे वो जो देख रहे थे उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था ना भाई। हड़बड़ा के कौशिक से बोले, क्या है ये भाई, ये क्या है, ये क्या है? उन्हें बताया गया कि पूरे जू का बस यही हाल है। सभी जानवर इसी तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल इंसान की तरह। तभी अंदर से फिर आवाज आई। मैंने कहा, चौबे जी हाउ आर यू? बेजुबान को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जो बोल रहा हो उसको कैसे नजरअंदाज किया जाए भाई, हैं? चौबे जी बोले, आई एम फाइन, थैंक यू। कौशिक साहब बोले, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ है सर, क्या चमत्कार हुआ है सर कि पूरे जू का हर जानवर इंसान की तरह बोल रहा है सर, इंसान की तरह बोल रहा है। हिप्पोपोटामस से लेके जीब्रा तक सब। अरे जिराफ से तो मेरी बाकायदा बातचीत हुई है सर। और वो बंदर तो मुझसे गाली गलौज कर रहे थे सर, गाली गलौज कर रहे थे बंदर। तो क्या सभी जानवर बोल रहे हैं? चौबे जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा तो कौशिक ने पीछे बहती नहर में झुंड में गुजरती बत्तखों को देख के कहा, ये बत्तखें नहीं बोल रही हैं सर, बत्तखें नहीं बोल रही हैं सर। बाकी तो जानवर बोल ही रहे हैं सर। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या सर। जानवर बहुत नाराज हैं सर जानवर। चौबे जी के हाथ पैर फूल रहे थे। इस हालात से वो निपटेंगे कैसे उनको नहीं पता था। हालांकि बत्तखों के झुंड को खामोशी से गुजरता देखकर कुछ राहत थी कि कम से कम सभी जानवरों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। वो तेज कदमों से अंदर के बाड़ों तक जा ही रहे थे कि तभी दाईं तरफ की नहर से आवाज आई। अरे बहन छपा ना करो, छींटे आ रही हैं, आराम से तैरो। क्या कर रही हो बहन? छपा ना करो, छींटे आ रही हैं बहन। चौबे जी ने देखा तो आवाज उन्हीं बत्तखों के झुंड से थी। उन्होंने सर पे हाथ रख लिया। कुल मिला के आज की रात बहुत रोमांचक होने वाली थी। पूरे जू में जैसे कोहराम मचा हुआ था। जू के क्यूरेटर अंसारी साहब और दूसरे अधिकारी बुला लिए गए थे, लेकिन किसी की समझ में आ नहीं रहा था कि किया क्या जाए। चौबे जी को डर इस बात का था कि वो हमेशा कहा करते थे कि उनके भ्रष्टाचार की कहानी जानवर तो किसी को सुना नहीं सकते, लेकिन अब तो वो बोल सकते थे। अब क्या होगा? उन्हें उनका प्रमोशन खतरे में पड़ता हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ रंग बिरंगे तोते, मोर, उल्लू, शुतुरमुर्ग, यहाँ तक कि गैंडे आपस में बात कर रहे थे। चौबे जी गैंडे के बाड़े के सामने गए तो गैंडा बोला, भाई जी बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब जय समझ लो कि जो खाना टाइम पे नहीं दिया ना, तो जे नाक पे जो सींग है ना, जे घुसा देंगे तुम्हें। हाँ। उसकी बात सुनकर पास वाले पिंजड़े में रंग बिरंगे तोते हंसने लगे। साथ वाले बाड़े से कंगारू बोला, और क्या, हमको देख लो, दिन भर बिटुआ को गोद में पॉकेट में लिए घूमते हैं और ये कम वक्त मारे खाने को देते हैं सड़ी हुई सब्जियां। भैया किसी को दो ना दो, हमको पूरा खाना चाहिए। हाँ। चौबे जी बाड़ों के बीचों बीच खड़े खुली आंखों से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा देख रहे थे। तभी पास वाली नहर से सारस बोला, और हम क्या पागल हैं? मतलब यहाँ दिन भर एक पैर पे खड़े रहते हैं, कोई फालतू हैं? नहीं भाई कंगारू, तुमने ये कैसे कह दिया कि किसी को दो या ना दो? ये गलत है, ये गलत है भाई। चौबे जी ने अंसारी का हाथ दबाया और फुसफुसाते हुए बोले,
यार कुछ करो, ये लोग तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अब ये तो कल गेम बिगाड़ देंगे। हैं? अंसारी ने थोड़ा दिमाग लगाया और कौशिक और उसके साथियों को वहां से चले जाने को कहा। फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए सभी जानवरों से बोले, भाई देखो, तुम लोगों की जो भी मांगे हैं सब पूरी कर दी जाएंगी, जो कहोगे मिलेगा। लेकिन वो एक रिक्वेस्ट है, मतलब छोटी सी है। कल आ रहे हैं मंत्री जी। और वो इतना ही कह पाए थे कि ऊपर से एक आवाज गूंजी। सब ने सर उठा के ऊपर देखा तो अपनी ऊंची गर्दन से जिराफ बोल रहा था, मंत्री जी को आने दो, मैं तो जी सब बताऊंगा मंत्री को कि यहाँ क्या क्या होता है। फिर सामने उल्टे लटके बंदरों से मुखातिब होके बोला, बताओ यार, आज हमको ठंडे पानी से नहला दिया, अभी तक ठंडी लग रही है, ये कोई तरीका है? एक बंदर बोला, भैया हम तो नहाने वहाने में यकीन ही नहीं रखते। कौन नहाए फालतू में, अपन तो पिछली बारिश में नहाए थे। यानी कि सभी जानवर बहुत नाराज थे। ऐसा लग रहा था जैसे कल मंत्री जी के सामने चौबे जी की पोल खुलने वाली थी और उनका प्रमोशन खतरे में पड़ गया था। सुबह के 4:30 बज रहे थे। रोशनी होने में ज्यादा देर नहीं थी। चौबे जी और अंसारी जी भाग भाग के हर जानवर के बाड़े के पास जा रहे थे और सभी जानवरों को इंसानों की तरह बात करते देख सुन रहे थे। कोई अपने बाड़े के अंदर की गंदगी की तरफ इशारा कर रहा था, कोई खाने में मिलावट की बात कर रहा था। वो हुक्कू बंदर के पिंजड़े के पास जाके रुके तो वो बोला, हुक्कू हुक्कू, क्या चौबे जी, हमारे लोगों के लिए जो बादाम आता था उसका पैसा कहाँ लगाते हो? बोलो जरा, बोलो। हुक्कू हुक्कू हुक्कू। चौबे जी शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि सरकारी डाइट चार्ट के हिसाब से आप लोगों को सर्दियों में बादाम खिलाने होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं आपको भूखा रखता था। मतलब मूंगफली तो भेजता ही था ना। दूसरा बंदर बोला, कौन सी मूंगफली भाई, कौन सी मूंगफली है? कौन सी मूंगफली है? ये मूंगफली तो ये अंसारी बाहर भेज देता था। है? हमने सुना था इसको बात करते हुए। कौन सी मूंगफली है? कौन सी मूंगफली? चौबे जी ने पलट के अंसारी की तरफ देखा तो अंसारी साहब शर्म से सर झुकाए खड़े थे। होता यही है, हर शख्स सोचता है कि वो बस थोड़ा सा करप्शन कर रहा है, लेकिन सबके थोड़े 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 का अंजाम ये होता है कि जिसका हक होता है ना, उस तक नहीं पहुंच पाता। चौबे जी को शर्म भी आ रही थी और गुस्सा भी। पैर पटकते हुए वापस अपने क्वार्टर में आ गए। बोले, जो होगा अब देखा जाएगा। क्या किया जाए, बता देंगे ना सच। बता दें। वो काफी देर तक अपने कमरे में बैठे रहे और सामने उस बदहाल मंदिर को देखते रहे जिस पर सजी तस्वीरों पर धूल थी। शेल्फ पर तमाम फोटो फ्रेम और कुछ छोटी मूर्तियां थीं। गाय से खेलते हुए कृष्ण भगवान थे, शेर पर बैठी दुर्गा जी थीं, गले में सांप लिए शिव जी थे, हनुमान जी का फ्रेम था और चूहे पर बैठे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति भी थी। आज उनको अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। न जाने कितने बेजुबानों का हक मारा हुआ था उन्होंने। शायद इसीलिए भगवान ने आज उन बेजुबानों को जुबान दे दी थी। वो सोच ही रहे थे कि उनका फोन बज उठा। हाँ कौशिक, अब क्या हुआ? कौशिक बोला, सर मैंने जानवरों को समझाया है कि देखो भाई, मंत्री तो एक दिन के लिए आएगा और चला जाएगा। तुम्हें रहना तो हमारे साथ है, इसलिए कोऑपरेट करो। सर मैंने सबको कह दिया है कि इसके बदले में बेहतर खुराक और सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ सर, जानवर मान गए। वो मंत्री के सामने एकदम नॉर्मल बर्ताव करेंगे सर। वाह कौशिक वाह, बहुत अच्छे। चौबे जी खुश हो गए, लेकिन कौशिक बोला, सर लेकिन एक प्रॉब्लम है। सब तो मान गए हैं, लेकिन वो जिराफ नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि वो सब कुछ सच बोल देगा मंत्री को। ना जी, ये भ्रष्टाचार है जी।
जिराफ ने गर्दन उठाकर खड़े हुए चौबे जी से कहा। और जी मैं तो जी पूरी बात बता दूंगा जी, मुझे नहीं चाहिए आपका खाना वाना, अपनी तो जी आदत पड़ गई है। अरे भाई जिराफ, लेकिन अपना नुकसान क्यों करवा रहे हो? सब लोग मान गए, तुम भी मान जाओ। है क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है? अंसारी साहब ने जिराफ को लालच देने की कोशिश की तो वो बोला, एक शर्त पे मानूंगा जी। कान इधर लाओ चौबे जी। चौबे जी को अब अजीब लगा, लेकिन उन्होंने वो खैर बाड़े के सीखचों पे कान लगा दिया। जिराफ अपनी गर्दन उनके कान के पास लाके फुसफुसाया, देखो जी, 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि पिछले हफ्ते जो मेरी पार्टनर जिराफ थी ना, जिसको आपने दूसरे बाड़े में भेज दिया था, उसको यहाँ वापस ले आओ। ठीक है भाई, हो जाएगा हो जाएगा। और दूसरी शर्त? और दूसरी शर्त नहीं है, बस रिक्वेस्ट है जी। आई मीन थोड़ा प्राइवेसी का भी इंतजाम होना चाहिए जी, है कि नहीं? अब आप जिराफिन को तो ले आएंगे, लेकिन ये कमबख्त बंदर पूरा दिन इधर ही ताड़ते रहेंगे तो हम क्या छीलेंगे, घुइयां? जिराफ की दोनों शर्तें तुरंत मान ली गईं। जाहिर है और कोई चारा भी कहाँ था चौबे जी के पास, आखिर उनको भी तो अपना प्रमोशन प्यारा था। खैर तो ये बात तय हो गई कि सभी जानवर वन मंत्री के आने पर वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे नॉर्मल दिनों में करते हैं। बदले में उनको हमेशा अच्छा खाना दिया जाएगा और हाँ, जिराफ की बहुत जरूरी मांगे भी पूरी की जाएंगी। सभी जानवरों को बता दिया गया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। रंग बिरंगी चिड़ियों को भी सब समझा दिया गया था, सिर्फ लव बर्ड्स को बताया जाना बाकी था। वो हैरान परेशान अपने पिंजड़े से चिल्ला रही थी, अरे हमें भी तो कोई बताओ क्या बोलना है, हमें भी तो कोई बताओ ना। तो भैया होते होते मामला सेट हो गया था। बात बिगड़ते बिगड़ते संभल गई थी। चौबे जी ने अगले कुछ घंटों में ही जू की सड़कों पे दोनों तरफ चूना ऊना डलवाकर गेट पे मंत्री जी के स्वागत का पोस्टर लटकवा दिया। सुबह के करीब 11:30 बज चुके थे। मंत्री जी की गाड़ी जू के गेट के पास आ गई थी। सिक्योरिटी का कॉल आया तो सब लोग बाहर भागे और मंत्री जी की आवभगत में लग गए। वाह, व्यवस्था तो काफी है चौबे जी आपकी, वेरी गुड वेरी गुड। इंतजाम देखकर मंत्री जी ने कहा तो चौबे जी खिसियानी हंसी हंसते हुए बोले, बस आपकी कृपा है, अब तो प्रमोशन भी ड्यू है तो नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो हम देख लेंगे। चलिए जरा जू का एक चक्कर लगा लिया जाए। कहते हुए मंत्री जी ने चौबे जी को चलने का इशारा किया तो वो डरे मन से उनके साथ बाड़ों की तरफ जाने लगे। चौबे जी कहाँ जानते थे कि क्या होने वाला है। मंत्री जी जानवरों को देख रहे थे और जानवर मंत्रियों को। वो लकड़बग्घे के करीब पहुंचे और बोले, इनकी डाइट शासनादेश के अनुसार दी जाती है कि नहीं? चौबे जी जल्दी से बोले, बिल्कुल सर बिल्कुल, जो आदेश है वही तो देते हैं। तभी पीछे हुक्कू बंदर वाले पिंजड़े से धीरे से आवाज आई, चल झुट्टे कहीं के, ये कौन बोला, किसकी आवाज थी ये? मंत्री जी चौंक गए। चौबे जी जानबूझ के अनजान बनते हुए बोले, कैसी आवाज? कोई आवाज नहीं आई सर, कोई आवाज नहीं आई। फिर उन्होंने बंदर को आंख दिखाई। नहीं, मुझे लगा कोई बोला। खैर चलिए आगे चले। ये ज़ेब्रा इतना कमजोर क्यों लग रहा है चौबे जी? उन्होंने बोला तो ज़ेब्रा हैरानी से चौबे जी की तरफ देखने लगा कि भैया प्लान क्या है, मैं क्या करूं, क्या कहूं? चौबे जी ने बात बनाई, वो कुछ दिन पहले अब बीमार पड़ गया था सर, बल्कि अब सेहत ठीक हो रही है, वो हो जाएगा अच्छा हो जाएगा। तभी गेंडा धीरे से बोला, जेबरा ना है भैया, रंगा हुआ गधो लग रहा है मारे को भैया, चौबे जी जो कराए कम है। सब जानवर मुंह छिपा के हंसने लगे। जिराफ गुस्सा आ गया, अरे क्यों तफरी कर रहे हो यार, इतनी मुश्किल से सेटिंग बनाई है जिराफिन की, सब कचरा कर दे रहे हो, चुप रहो यार चुप रहो।
चौबे जी ने आंख दिखा के सबको डराने की कोशिश की। वो कहना चाहते थे कि चुप हो जाओ वरना मंत्री के जाने के बाद सबको देख लूंगा। ये बात जानवरों को नागवार गुजरी। जिराफ बोला, अरे भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत, इज्जत से बड़ा थोड़ा है इश्क। अब तो सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। अरे ओ मंत्री जी, सुनो जरा हमारी बात। मंत्री जी के हाथ पैर कांप रहे थे। पिंजड़ों से सारे जानवर, सारे परिंदे एक साथ बोलने लगे। सब उनको अपने साथ रोजाना होने वाली एनिमल क्रूएल्टी के बारे में बताने लगे। आवाजों से उनके कान के पर्दे फटने लगे। चौबे जी जोर से चीखे और झटका दिया तो आंख खुली और खुद को बिस्तर पे पाया। अरे वो तो कानों पे हाथ लगाए सपना देख रहे थे। सांस फूल रही थी, माथे पे पसीना था, खिड़की पे सुबह की रोशनी थी। नजर सामने रखे पूजा घर पे पड़ी, जिसको देखते हुए वो सो गए थे। शायद सोने से पहले जानवरों का हक मारने की बात उनके जहन को कचोट रही थी, और अपनी वो बात भी कि जानवर है, ये कौन सा किसी को बोल देंगे। चौबे जी ने पूजा घर पे जमी धूल हटाई और काफी देर तक अपने गुनाहों के बारे में सोचते रहे। उनकी आंखें नम हो आईं। उनको एहसास हो गया था कि बेजुबान जानवरों के भी एहसास होते हैं। उन्होंने अंसारी को फोन लगाया और कहा, सुनो यार, आज से जू में जानवरों को उनकी असली डाइट मिलेगी, है मंत्री के जाने के बाद भी। अंसारी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में साहब इतना बदल कैसे गए, लेकिन उनके चेहरे पे भी सुकून की मुस्कुराहट थी। और इस तरह गुजरी चौबे जी की जू की एक रात। बस इतनी सी थी ये कहानी।